प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पुनर्जागरण युग में कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण के विषय में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण युग की कला चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं संगीत में प्रकट हुई। इस वीडियो में हम चित्रकला के विषय में चर्चा करेंगे। चित्रकला के अंतर्गत मध्यकाल की जड़ एवं स्पंदन शून्य प्रवृत्तियों के प्रति अस्वीकार एवं विद्रोह की भावना दिखाई देती है तथा मानव जीवन की सहज, स्वाभाविक एवं जीवंत अनुभूतियों के अंकन के प्रति नवीन उत्साह दृष्टिगोचर होता है। मध्यकाल में कला की आत्मा ईसाई चर्च के कठोर शिक्षाप्रद सांचों में दब सी गई थी। उस समय कला का उद्देश्य संगठित चर्च के निर्देशानुसार धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करना था। ईसाई संतों एवं मरियम के अत्यधिक गंभीर एवं जीवन विहीन अंकन इस काल में किए गए थे। कला का तादात्म्य जीवन के यथार्थ से टूट गया था। पुनर्जागरण युग में कला धार्मिक विषयों से मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन कला की प्रस्तुति एवं शैली में जीवन के यथार्थ एवं नैसर्गिक तत्वों का प्रतिबिंबन हुआ। साहित्य की भांति कला में भी मानववादी चेतना का उदय हुआ। कला के प्राचीन क्लासिकी आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण की गई। पुनर्जागरण काल की कला की मुख्य विशेषता थी जीवन के सहज सौंदर्य का जीवंत, पूर्वाग्रह मुक्त एवं स्वाभाविक अंकन। तो चित्रकला के विषय में चर्चा करते समय भी इस तथ्य की ओर ध्यान देना जरूरी है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का अधिकतम सृजन इटली में ही हुआ एवं पुनर्जागरण युग की नवीन भावनाओं को भी सबसे अधिक सशक्त रूप में इटली के चित्रकारों ने ही व्यक्त किया। प्राचीन यूनान एवं रोम की चित्रकला के अवशेष बहुत कम बचे थे, इसलिए चित्रकारों को कोई निश्चित क्लासिकी आदर्श नहीं मिला। इस शून्यता में उन्हें मौलिकता एवं नवीनता के साथ सृजन का अवसर प्राप्त हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत तक इटली की चित्रकला बाइजेंटियन कला परंपरा के पूर्ण नियंत्रण में थी। इसमें परंपरागत धार्मिक विषयों की निर्जीव पुनरावृत्तियाँ थीं, जो प्रायः गिरजाघरों की बड़ी दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में तैयार की जाती थी। चित्रण में यथार्थवादी पुट की शुरुआत सिमेब्यू 1240 से 1302 ईस्वी एवं पियर्टो केवेलिनी 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध नामक इटली के 2 चित्रकारों ने की। लेकिन चित्रकला में यथार्थवाद का व्यापक एवं प्रभावशाली प्रयोग पहली बार जिएटो 1236 से 1337 ईस्वी ने किया। इसे चित्रकला की नवीन परंपरा का प्रणेता माना जाता है। उसके चित्रों में जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का रेखांकन देखने को मिलता है। उसके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। उसने एक मक्खी का ऐसा यथार्थ चित्रण किया कि उसके गुरु सिमेब्यू उसे सचमुच की मक्खी समझकर हाथ से भगाने लगे। पुनर्जागरण युग के प्रारंभिक चित्रकारों में उल्लेखनीय नाम है फ्रा एंजेलिको 1387 से 1455 ईस्वी, जिसने चित्रों की पृष्ठभूमि को अधिक वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया। मैसेकियो 1401 से 1428 ईस्वी, इसने चेहरे के भावों एवं मानवीय भुजाओं के उभारों को सत्य रूप में चित्रित करने एवं प्रकाश छाया के प्रयोग से चित्रित वस्तुओं के आकार को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया। कैस्टेग्नो 1390 से 1457 ईस्वी ने ऊर्जा एवं स्फूर्ति से परिपूर्ण मानवीय शरीर को मांसपेशियों के उभार के साथ यथार्थ रूप में चित्रित किया। फ्रा फिलिप्पो लिप्पी 1406 से 1469 ईस्वी ने पहली बार लोक जीवन की झांकियों को अपने चित्रों का विषय बनाया। बेनेजो गोजोली 1420 से 97 ईस्वी ने भी अपने चित्रों के बिंब प्रकृति एवं आसपास के जीवन से लिए। सैंड्रो बोटिसेली 1444 से 1510 के चित्र अपनी कलात्मक उत्कृष्टता एवं समकालीन जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए विख्यात हैं। पुनर्जागरण के उच्च एवं विकसित काल में इटली में 3 प्रमुख चित्रकार हुए, जिन्होंने नवीन चित्रकला के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया। ये 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, राफेल एवं माइकल एंजेलो। लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 ईस्वी एक बहुमुखी व्यक्तित्व का धनी था। वह कलाकार होने के साथ साथ कवि, दार्शनिक, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर भी था। लियोनार्डो की 2 सुप्रसिद्ध कलाकृतियाँ चित्रांकन हैं द लास्ट सपर अंतिम रात्रि भोज एवं मोनालिसा एक स्त्री। द लास्ट सपर
अंतिम रात्रिभोज नामक चित्र को पुनर्जागरण युग की एक अत्यंत उत्कृष्ट रचना एवं लियोनार्डो की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। इस कृति में पिछले 2 शताब्दियों से कला के क्षेत्र में चल रहे प्रयोगों का सुंदर निचोड़ देखा जा सकता है। इस चित्र में ईसा मसीह रात्रि भोज के अवसर पर अपने साथियों के मध्य घोषणा कर रहे हैं। उनमें से एक साथी उन्हें दगा देने वाला है। ईसा मसीह के चेहरे का भाव प्रशांत एवं स्थिर चित्त है, लेकिन उनके सभी साथियों के चेहरे पर अलग अलग किस्म के भाव हैं। इन सब का बड़ा सजीव चित्रण लियोनार्डो ने किया है। यह चित्र एक जीवंत नाटक है। लियोनार्डो दा विंची ने अपने चित्रों में रंगों और चित्रण की शैलियों के संबंध में कई नवीन प्रयोग किए। चित्रण से पूर्व विषय वस्तु एवं उसकी प्रस्तुति की कला का वह एक वैज्ञानिक की भांति अध्ययन करता था। उसके चित्रों में प्रकाश एवं छाया का सुंदर अनुपात देखने को मिलता है। वह अपने चित्रों में व्यक्तियों को त्रिकोणात्मक ढंग से व्यवस्थित करता था। उसने मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन एवं प्रस्तुतिकरण बड़ी सूक्ष्मता से किया। लेकिन लियोनार्डो दा विंची की सबसे बड़ी विशेषता यह है, उसने अपने व्यक्ति चित्रों को भावात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण बनाया। नारी को वह भावपूर्ण सौंदर्य का आधार मानता था और उसने अपने चित्रों में पौधों, फूलों, शिलाखंडों एवं शरीर के विभिन्न अंगों का अंकन स्त्रीचित कोमलता के साथ किया है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया दूसरा चित्र मोनालिसा विश्व कला जगत की एक अमूल्य निधि है। मोनालिसा एक व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट है, जिसमें लियोनार्डो ने जियोकोंडो नामक एक व्यक्ति की युवा पत्नी मोनालिसा का चित्रांकन किया है। इसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मित या मुस्कान अक्सर खेला करती थी। उसी स्मित या मुस्कान को लियोनार्डो ने बड़ी खूबसूरती से अपने चित्र में कैद कर लिया। मोनालिसा इस हल्की सी स्मित या मुस्कान को रहस्यमयी माना जाता है। इसके अर्थ या भाव की अनेक व्याख्याएं संभव हैं। मोनालिसा के चित्र की विशेषता उसके रहस्यमयी आकर्षण के अतिरिक्त भंगिमा की सुंदरता या लावण्य, परिधान की शोभा एवं जलधाराओं, कुंडों तथा पथरीली चट्टानों से युक्त उसकी पृष्ठभूमि है। लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित मोनालिसा का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे विद्यार्थी देख सकते हैं। लियोनार्डो के 2 अन्य चित्र भी महत्वपूर्ण हैं, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स एवं द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एने। ये दोनों चित्र J.E. स्वेन के शब्दों में एक प्रीतिकर रहस्य एवं दुर्लभ आंतरिक सौंदर्य के भाव का आभास कराते हैं। दूसरा चित्रकार राफेल था, जिसका समय 1483 से 1520 ईस्वी माना गया है। यह इस युग का दूसरा महान चित्रकार था। यद्यपि 37 वर्ष की आयु में ही उसका देहांत हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन काल में अनेक श्रेष्ठ चित्रों का सृजन किया। उसने मैडोनाओं, माताओं एवं शिशुओं के अनेक चित्र बनाए। उसके चित्रों में मातृत्व का हृदयग्राही सौंदर्य एवं बालकों का मनोहारी वात्सल्य युक्त रूप दिखाई देता है। उसका सबसे प्रसिद्ध चित्र सिस्टाइन मैडोना है, जो अपनी कलात्मक दृष्टि एवं जीवंत भाव सृष्टि के लिए विख्यात है एवं विश्व की महान कलाकृति है। राफेल ने मैडोना और शिशु के 50 से भी अधिक महान चित्रों की सृष्टि की। मैजेनिस एवं एप्पल के शब्दों में माइकल एंजेलो की कृतियों में पाए जाने वाले ओजस्वी विवेक की तुलना में इन चित्रों में सौंदर्य, शांति एवं सुमधुरता पाई जाती है। तीसरा चित्रकार माइकल एंजेलो 1475 से 1564 ईस्वी भी लियोनार्डो दा विंची की तरह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, कवि एवं वास्तुकार था। उसकी बनाई गई एक मूर्ति मोजेज के रूप में पृष्ठ पर अंकित है, जिसे विद्यार्थी देख सकते हैं। चित्रकारी के क्षेत्र में उसका एक अद्भुत योगदान वेटिकन में पोप के महल सिस्टाइन चैपेल की 6000 वर्ग मीटर छत का सुंदर चित्रांकन था। 4 वर्षों के अल्पकाल में ही उसने इस छत पर 145 चित्रों का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत 394 व्यक्तित्वों का अंकन था। एक अतिमानवीय शक्ति से संपन्न व्यक्ति ही तवशित कार्य को कर सकता था। माइकल एंजेलो के कलात्मक चित्रण की प्रमुख विशेषता उसके द्वारा मानवीय शरीर का उसकी गतिमान अवस्था में बड़ा नैसर्गिक एवं जीवन चित्रण है। सिस्टाइन चैपेल के भित्ति चित्रों में द लास्ट जजमेंट अंतिम न्याय नामक चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची, राफेल एवं माइकल एंजेलो के बाद इटली की चित्रकला परंपरा में तेजस्विता एवं महानता का तत्व अपेक्षाकृत क्षीण हो गया।
लेकिन लुप्त नहीं हुआ। इसके बाद वेनिस में चित्रकला की नई शैली का उत्कर्ष हुआ, जिसे वेनिशियन शैली कहा जाता है। वेनिशियन शैली में पुनर्जागरण युग की कला के धर्मनिरपेक्षीकरण का सबसे अधिक पूर्ण अभिव्यंजन देखने को मिलता है। वेनिशियन शैली के चित्रों में धार्मिक विषयों की अपेक्षा वेनिस के जनजीवन के चित्र, चरागाहों के दृश्य, देशभक्ति से परिपूर्ण कहानियों के दृश्य, वेनिस की विलासिता, सौंदर्य एवं इंद्रिय सुख के चित्र देखने को मिलते हैं। वेनिशियन शैली के उल्लेखनीय चित्रकार हैं गियोरगिओने 1478 से 1510 ईस्वी, टिशियन 1477 से 1576 ईस्वी, टिंटोरेत्तो 1518 से 1592 ईस्वी एवं पावेलो वेरोनिच 1528 से 1588 ईस्वी। ल्यूकस के शब्दों में चित्रकला की वेनिशियन शैली का इतिहास में एक अनूठा स्थान है, क्योंकि इसने एक शुद्ध अभिजात समाज की कलात्मक, व्यवस्थापूर्ण एवं धर्मनिरपेक्ष अभिरुचियों को एक सर्वाधिक परिपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की। टिंटोरेत्तो एवं वेरोनिच के साथ ही इटली में पुनर्जागरण युग की कला का पटाक्षेप हो गया। इटली के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में भी पुनर्जागरण युग के कुछ उल्लेखनीय चित्रकार हुए। अल्ब्रेक्ट ड्यूरेर 1471 से 1500 ईस्वी जर्मनी में पुनर्जागरण युग की भावना का प्रतिनिधित्व करने वाला चित्रकार था। अपने 1471 से 1528 ईस्वी के जीवन काल में उसने मानव जीवन की विविध गतिविधियों एवं प्रकृति की दृश्य सत्ता का सुंदर रेखांकन किया। ड्यूरेर के व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट्स भी बड़े प्रसिद्ध हैं। उनमें मानव की परिवर्तनशील चिंतन प्रक्रियाओं का अक्स देखने को मिलता है। ड्यूरेर वस्तुतः जर्मनी में पुनर्जागरण युग की कला का सबसे प्रतिभाशाली एवं महानतम कलाकार था। उसने जर्मनी की कला को वहाँ के पूर्ववर्ती कलाकारों की निर्जीव गौथिक परंपरा से बाहर निकालकर एक नया तेजवान रूप प्रदान किया। जर्मनी में पुनर्जागरण युग के दो अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार थे, हैंस हाल्बीन दी एल्डर 1497 से 1543 ईस्वी एवं ल्यूकस क्लनाच 1472 से 1553 ईस्वी। नीदरलैंड्स या हॉलैंड में पुनर्जागरण युग के 4 चित्रकार उल्लेखनीय हैं, जॉन स्कोरेल 1496 से 1562 ईस्वी, ल्यूकास ऑफ लीडन 1494 से 1533 ईस्वी, एंटोनियो मोरो 1512 से 1575 ईस्वी एवं पीटर ब्रूगेल 1523 से 1569 ईस्वी। इनमें से प्रथम 3 चित्रकारों ने इटली की कला से प्रेरणा ग्रहण की एवं व्यक्ति चित्रों के निर्माण में अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन किया। पीटर ब्रूगेल ने अपने देश की संस्कृति से ही प्रेरणा ग्रहण की। अपने चित्रों में उसने कृषक एवं जन सामान्य के जीवन के विविध पक्षों का बड़ा यथार्थपूर्वक अंकन किया। ब्रूगेल नीदरलैंड्स में इस युग का सबसे प्रतिभाशाली कलाकार था और अपनी कलात्मकता के प्रदर्शन में वह अपनी ज़मीन से जुड़ा रहा, अपने समकालीन रेबेलास एवं शेक्सपियर की तरह। फ्रांस एवं इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग में चित्रकला क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। स्पेन एवं पुर्तगाल में भी चित्रकला 16वीं शताब्दी तक पारंपरिक पद्धतियों एवं विषयों पर केंद्रित रही। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।